नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे सम्राट की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम विरोधाभासों और बदलावों से जुड़ा है। सम्राट अशोक। हमारे पास जानकारी का आधार विकिपीडिया का लेख है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सबसे दिलचस्प और ज़रूरी बातें निकाल सकें। हाँ हाँ बिल्कुल। अशोक की कहानी बहुत खास है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की कहानी है। हाँ। मतलब एक विजेता से शांति के दूत बनने तक का सफर। बहुत दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक आखिर थे कौन? मौर्य वंश के तीसरे शासक, लगभग 268 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। लेकिन ये नाम देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, ये क्या बताते हैं उनके बारे में? देखिए, ये उपाधियां जो उनके कुछ अभिलेखों में मिलती हैं, जैसे मस्की और गुर्जरा में, ये उनकी एक छवि दिखाती हैं। एक ऐसा राजा जो प्रिय दिखना चाहता है, देवताओं का प्रिय है। ये उस समय के हिसाब से थोड़ी अलग बात थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और उनका साम्राज्य, वो तो सुना है बहुत विशाल था। अरे कमाल का था। सोचिए जरा, उत्तर में हिंदुकुश पहाड़ों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, और पूर्व में आज के बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ है। विकिपीडिया तो ऐसे उस जमाने का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बताता है। बाप रे, इतना विशाल साम्राज्य! तो जाहिर है इसे संभालना आसान नहीं रहा होगा। लेख ये भी कहता है कि वो बिंदुसार के बेटे थे और भाइयों से मुकाबला भी हुआ सत्ता के लिए। हाँ बिल्कुल। सत्ता तक पहुंचना शायद सीधा रास्ता नहीं था। कुछ बाद के ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यादान या फिर श्रीलंका की कथाएं, उनमें तो यहाँ तक लिखा है कि उन्हें अपने कई भाइयों को हटाना पड़ा सिंहासन के लिए। अच्छा। हाँ, हालांकि इतिहासकार इन कहानियों पर पूरी तरह सहमत नहीं है, पर ये इशारा तो करते हैं कि कोई ना कोई संघर्ष तो जरूर रहा होगा। और फिर आता है वो निर्णायक मोड़, कलिंग का युद्ध। ये कब हुआ था? ये उनके राज्याभिषेक के 8वें साल में हुआ, मतलब करीब 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने सब बदल दिया। हाँ, और ये वाकई भयानक था। अशोक के अपने ही 13वें शिलालेख में इसका जिक्र है। 1 लाख लोग मारे गए, सोचिए, और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। उस जमाने में ये बहुत बड़ी संख्या थी। इस तबाही ने, इस विनाश ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। तो यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। हाँ, मोटे तौर पर यही माना जाता है। युद्ध की भयावहता ने उन्हें बहुत गहरा सदमा दिया और फिर वो बौद्ध धर्म की तरफ मुड़े। कहते हैं निगोथी या उपगुप्त नाम के भिक्षुओं ने उन्हें दीक्षा दी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मतलब भावनात्मक या धार्मिक बदलाव था या कुछ और भी था? ये अच्छा सवाल है। देखिए, बदलाव सिर्फ निजी नहीं था। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, पशु हत्या पर रोक लगाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, जन कल्याण के काम शुरू किए। लोगों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए। ये सब उनके शासन का हिस्सा बन गया। और धम्म का प्रचार, ये धम्म असल में क्या था? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म था? नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं। धम्म असल में नैतिक नियमों का एक समूह था, जैसे अहिंसा, सहिष्णुता, बड़ों का आदर करना, सच बोलना और सबसे जरूरी सभी धर्मों का सम्मान करना। ये किसी एक पंथ से बढ़कर था, एक तरह का सामाजिक और नैतिक कोड, जिसे वो पूरे साम्राज्य में फैलाना चाहते थे। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने धम्म महापात्र नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए। ये अधिकारी घूम घूम कर लोगों को धम्म की बातें समझाते थे और उनकी समस्याएं भी सुनते थे, मदद करते थे। तो ये एक तरह से इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एक नैतिक धागे में पिरोने की कोशिश थी। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। और ये कोशिश सिर्फ भारत तक ही नहीं रही। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उनके दूत मिस्र, सीरिया, ग्रीस जैसी जगहों तक गए। उनके समय में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई। अच्छा। तो ये सब दिखाता है कि वो अपने शांति और नैतिकता के संदेश को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। और इसका सबसे ठोस सबूत तो उनके शिलालेख हैं, जो आज भी मौजूद हैं। हाँ, वो शिलालेख तो कमाल के हैं। पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर, चट्टानों पर खुदे हुए। ये भारत में शिलालेख लिखवाने की परंपरा की एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। और उनकी भाषा, सुना है वो भी अलग अलग है। बिल्कुल, यही तो खास बात है। ज्यादातर आम लोगों की भाषा प्राकृत में है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। लेकिन कुछ जगहों पर यूनानी और अरामाई भाषा और लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है। ये दिखाता है कि अशोक चाहते थे कि उनका संदेश हर कोई समझे, अपनी भाषा में,
और इनमें युद्ध की बातें नहीं बल्कि नैतिक जीवन जीने की सलाह है। सही बात है। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? लेख में कुछ प्रांतीय राजधानियों का जिक्र है। हाँ, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जैसे उत्तर में तक्षशिला, पश्चिम में उज्जैनी, पूरब में पाटलिपुत्र, दक्षिण में सुवर्णगिरी और कलिंग में तौसली। इन प्रांतों को संभालने के लिए राजकुमार या फिर भरोसेमंद अधिकारी होते थे। इससे शासन ठीक से चलता था। फिर लगभग 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई और उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। हाँ, उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं रहे शायद, साम्राज्य बिखर गया। लेकिन अशोक की छाप वो आज भी बाकी है। बिल्कुल, जैसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष। हाँ, वो अशोक की ही देन है। और हमारे तिरंगे का चक्र वो भी अशोक चक्र ही है। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा और स्थायी रहा है। तो संक्षेप में कहें तो सम्राट अशोक एक विशाल साम्राज्य के निर्माता थे, लेकिन उनका जीवन कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह बदल गया। उन्होंने युद्ध छोड़कर शांति, नैतिकता और बौद्ध धर्म के संदेश को दूर दूर तक फैलाया। हाँ, उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की सोच और उसका बदलाव इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यह है, अशोक ने जिन नैतिक मूल्यों की बात की, अहिंसा, सहिष्णुता, कल्याण, आपसी सम्मान, वो आज के इस भागदौड़ भरी, कभी कभी बटी हुई दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं। क्या 2500 साल पुरानी ये बातें आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकती हैं? ये सोचने लायक है। जरूर, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।